ओके गाइस, मेंस के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो इंडियन कास्ट सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। जो कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया है, इससे लगभग यूपीएससी में आपको हमेशा प्रश्न देखे जाते हैं और इसको मैं इस तरीके से स्टार्ट करूंगा ताकि आपका एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो इस पे बना हो और आपको इस पे प्रश्न लिखना हो तो आप इसको बड़े ही इजीली तरीके से टैकल कर सकें। तो इसको हम फ्रॉम द फाउंडेशन चीज़ों से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम एक कोटेशन को स्टडी करेंगे जो एडर्सन और पार्कर ने दिया है। ये कोटेशन ये है कि कास्ट इज़ दैट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशल क्लास ऑर्गेनाइजेशन in which the position of individuals in the status hierarchy is determined by descent and birth। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो कास्ट सिस्टम है ये बहुत ही एक एक्सट्रीम फॉर्म है। एक्सट्रीम मतलब बहुत ही एक्सट्रीम मतलब काफ़ी भयावह फॉर्म है एक सोशल क्लास ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें किसी भी इंडिविजुअल की पोजीशन, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल की पोजीशन जो एक हायरार्की बनी है जिस पे सबसे सुपीरियर में ब्राह्मण होते हैं, फिर क्षत्रिय होते हैं, फिर वैश्य होते हैं और उसके बाद शूद्र होते हैं। तो उस हायरार्की में जो पोजीशन है इंडिविजुअल की ये इस तरीके से शो करती है कि जो पूरा का पूरा तरीका है डिटरमाइन होता है आपका कि आप उसमें पैदा हुए हैं और आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हाउ डिड कास्ट सिस्टम ओरिजिनेट इन इंडिया। आखिर ये कास्ट सिस्टम कैसे ओरिजिनेट हुआ। तो देखिए इसके लिए कई सारी थ्योरीज दी गई, बट हमें ये ध्यान रखना है कि हमें मेंस के पर्सपेक्टिव से पहली बात तो एक हेडिंग तैयार करनी है और उस हेडिंग के अंदर लिखना क्या है ये दिमाग में आपके रहना चाहिए। तो इसमें जो एक चीज़ है, जो सबसे पहला पॉइंट आता है वेरियस थ्योरी में, जो सबसे पहली थ्योरी आती है वो थ्योरी आपकी है ट्रेडिशनल थ्योरी। ट्रेडिशनल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एक्सपर्ट है वो ये मानते हैं कि जो आपका कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया रहा है ये बेसिकली एक डिवाइन ओरिजिन रहा है, मतलब ये भगवान ने खुद बनाया, इसको किसी इंसान ने नहीं बनाया है। और इस थ्योरी के आधार पे ये बोला जाता है कि ये एक एक्सटेंशन है ऑफ द वर्ण सिस्टम, जो वर्ण सिस्टम पहले के टाइम पे हुआ करते थे कि वेयर द 4 वर्णास ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द ब्रह्मा। ये माना जाता है कि जो 4 आपके वर्णास हैं, चाहे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य हों, वो किससे पैदा हुए हैं? ब्रह्मा से पैदा हुए हैं। तो इसमें आपको बताया गया है कि जो ब्राह्मण्स एज अ टीचर, जो ब्राह्मण्स होते थे उसको एज अ टीचर हम लोग कंसीडर किया करते थे क्योंकि वो लोगों को पढ़ाने लिखाने का, ज्ञान देने का काम किया करते थे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ब्राह्मण्स एज अ टीचर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हेड, मतलब जो ब्राह्मण्स हैं इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? हेड से हुई है। क्षत्रियास एज अ वॉरियर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द आर्म्स। ओके, जो क्षत्रिय हैं उनकी उत्पत्ति आपकी आर्म से हुई है। वैश्यास एज द ट्रेडर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द आपका थाइज, ठीक है। तो आपके जो क्षत्रियज हैं उनकी जो उत्पत्ति हुई है वो जांघों से हुई है। एंड शूद्रास एज द बॉटम ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फीट। और सबसे निम्न में, सबसे नीचे से जो आपके शूद्रास हैं उनकी उत्पत्ति आपकी पैरों से हुई है। तो आगे बोलता है यहाँ पे कि ब्राह्मण्स माउथ कंसीडर एज द प्रीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। तो जो ब्राह्मण्स हैं इनके माउथ को ये माना जाता है कि ये बेसिकली दिमाग से सोचते हैं और जो भी बोलते हैं उसको, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, शूद्र हो, इन सबको फॉलो करना चाहिए कि ब्राह्मण जो बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं, सत्य के सिवा कुछ भी नहीं बोलते हैं, ठीक है। और क्षत्रिय का जो काम है, क्षत्रिय को इस वर्ण सिस्टम का एक आर्म माना गया है, आर्म्स माना गया है और इनको भुजा मानी गई है कि ये इस जो वर्ण सिस्टम है इसकी रक्षा करते हैं, ये प्रजा की रक्षा करते हैं और ये सभी लोगों को बाहरी आक्रमण से बचाते हैं, ठीक है। इनका ये कार्य है। इनको कंसीडर किया गया है एज अ प्रोटेक्टर ऑफ द सोसाइटी कि ये पूरे समाज को बाहरी आक्रमण से बचाते हैं, बाहरी लोगों से बचाते हैं, ठीक है। वैश्यास जो है, चूँकि इनकी उत्पत्ति आपको जांघों से माना गया है तो इन्हें एज अ ट्रेडर कंसीडर किया गया है कि ये सोसाइटी के बेसिकली अन्नदाता होते हैं। इसमें आपके चाहे एग्रीकल्चर ट्रेडर्स हों, चाहे मार्केट संभालने वाले हों, चाहे कुछ भी हों, बेसिकली इनका काम होता है टू कल्टीवेट द बिजनेस। ये बिजनेस को किस तरीके से कल्टीवेट करते हैं और कैसे समाज में जो आपका गुड्स एंड सर्विसेज है उसके प्रोडक्शन को एक स्मूथली तरीके से चलाते हैं। एंड शूद्रास हेल्प द होल बॉडी ऑफ द वर्ण सिस्टम। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो शूद्रास हैं
ये जो हमने वर्ण सिस्टम को माना है कि पूरे ब्रह्मा से निकले, कोई हेड से निकला है, कोई आर्म से निकला है, कोई आपकी थाई से निकला है, उसके बाद कोई आपका फीट से निकला है। तो उसमें जो शुद्राज हैं वो पैर हैं और ये पूरे बॉडी को हेल्प करते हैं, जिस पैर के बलबूते पे पूरी बॉडी चलती है। तो इन्हें एज अ सर्वेंट की तरह ट्रीट किया जाता है कि तुम हर एक काम में क्या करो, ऊपर के जो सुपीरियर कास्ट हैं उनकी क्या करो, हेल्प करो। फिर आगे ये बोलता है ये थ्योरी कि ग्रेजुअल सब कास्ट ओरिजिनेटेड हुए हैं। जाहिर सी बात है, जब 4 आपके कास्ट हैं, आपके वर्ण सिस्टम में 4 कास्ट हैं, तो वो बाद में इंटर मैरिज करेंगे तो फिर उससे सब कास्ट ओरिजिनेट होंगे। और ये सब सारी बातें मैं कह तो रहा हूँ, लेकिन क्या इसका कोई एविडेंस है? तो जो एक्सपर्ट हैं इसके एविडेंस देते हैं कि इसका एविडेंस गिवन इन पुरुष सुसुप्ता, इन ऋग्वेद एंड मनुस्मृति। ये बातें कहाँ पे दी गई हैं? मनुस्मृति और पुरुष सुसुप्ता में दी गई है। आगे जो दूसरी थ्योरी है वो रैशियल थ्योरी है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया स्टार्टेड विद अराइवल ऑफ आर्यंस। जो कास्ट सिस्टम है वो आर्यन के आने से स्टार्ट हुआ है। द संस्कृत वर्ड ऑफ कास्ट इज द वर्ण विच मीन्स कलर। ठीक है, संस्कृत में कास्ट को वर्ण बोलते हैं, जिसका मतलब कलर होता है। तो बेसिकली जो आपके फर्स्ट 3 ऑफ द वर्ण सिस्टम कंसीडर्ड एज अ आर्यन, मतलब जो आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं, ये आपके कंसीडर्ड किए गए हैं आपके आर्यंस, बिकॉज ये काफ़ी गोरे माने जाते थे। एंड द 4th दैट इज़ द शूद्रास इज कंसीडर्ड नॉन आर्यंस, ये आपके काफ़ी काले माने जाते थे। ठीक है, इसीलिए जो अंग्रेज आया करते थे वो कहते थे कि इंडियन इज़ अ ब्लैक। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसके बेसिस पे ही, आपके गोरे कालों के बेसिस पे ही लेबर एंड ऑक्यूपेशन आर क्लासिफाइड। अब ऐसा उस समय होता था या नहीं होता था ये हमें भी नहीं पता, ये क्योंकि इतिहास के पन्नों की ये लगभग 5000 वर्ष पुरानी बातें हैं। तो आगे यहाँ पे ये बोलता है कि ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य इज मेंशन्ड मैनी टाइम्स इन ऋग्वेदास। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है, आप चूंकि रैशियल थ्योरी में आप देखेंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को कई बार ऋग्वेदा में मेंशन किया गया है। वेयर एज जो शूद्रास है is placed only one times in the Rigvedas, which denotes as the domestic servants। ऋग्वेदा में शूद्रास की केवल एक जगह मेंशन है जहाँ पे वो शो करते हैं कि ये क्या रहते थे, घर के नौकर रहते थे। ओके, अगली जो थ्योरी है ये पॉलिटिकल थ्योरी है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया इज अ ब्रेन चाइल्ड इन्वेंशन बाय द ब्राह्मण्स। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जो बेसिकली कास्ट सिस्टम है ये क्या है, एक जो ब्राह्मण्स हैं, ब्राह्मण्स की ही ये उत्पत्ति है, ताकि ब्राह्मण्स टू सुपीरियर पोजीशन इन द सोसाइटी बनाकर रख सकें, जो अपने सुपीरियर पोजीशन को बना के रख सकें, उस पोजीशन को कोई भी ना ले सके। और इसीलिए दे इस्टेब्लिश द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअल मेरिट ऑफ द किंग। वो हमेशा जो राजा क्षत्रिय रहते थे उनकी हमेशा अच्छाई बताया करते थे कि राजा के अंदर ये होना चाहिए, राजा के अंदर वो होना चाहिए। राजा वो होगा जो समाज में और समाज के लोगों की बाहरी आक्रमण या बाहरी विपदाओं से उनकी रक्षा करे। तो आपने यहाँ पे राजा को मरने के लिए छोड़ दिया, उसका पेट पालने के उसको जिम्मेदारी दे दी कि तुम सबका पेट पालोगे, लेकिन जो उसकी क्वालिटी होती थी उसको ब्राह्मण्स तय किया करते थे, उसके लिए रिचुअल्स करवाते थे। ठीक है, आपको उस तरीके से एक रिचुअल प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता था। तो उसमें कई सारी रिचुअल्स है, उसमें ना जाते हुए हम ये देखते थे कि यहाँ पे ब्राह्मण खुद की लिगेसी इस्टेब्लिश करने के लिए ये सबसे पहले किंग की लिगेसी इस्टेब्लिश करते थे, तब जाके कहीं इनकी लिगेसी इस्टेब्लिश हो पाती थी। तो आगे ये बोलता है कि थ्रू द प्रिस्ट और पुरोहित इन ऑर्डर टू गेट द सपोर्ट ऑफ द अंडर द रूलर ऑफ लैंड। ओके, तो ये इन्होंने जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअल मेरिट ऑफ द किंग, ये सिद्धांत जो इस्टेब्लिश किया, बेसिकली ये इसलिए इस्टेब्लिश किया ताकि ये खुद को सपोर्ट पा सके राजा से। ठीक है, मतलब जो क्षत्रिय हैं उनसे सपोर्ट पा सके। चौथी जो थ्योरी है ये ऑक्यूपेशनल थ्योरी बोलती है। ऑक्यूपेशनल मतलब कि जैसे देखिए वर्ण सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ, ब्राह्मण सबसे ऊपर, उससे नीचे क्षत्रिय, उससे नीचे वैश्य और लास्ट में शूद्र। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन हुआ। जब सबको डिसाइड कर दिया गया कि यार आपका ये काम है, आपका ये काम है, तो आपने फंक्शनल यूनिट जो है किसी भी इंडिविजुअल की तय कर दी। और वही फंक्शनल यूनिट जब काफ़ी टाइम तक चलते रहता है तो पता चला कि मैं लोहार हूँ तो मेरा बेटा भी लोहार होगा, पता चला कि मैं जो ऑयल से रिलेटेड कुछ वर्क कर रहा हूँ तो मेरा बेटा भी ऑयल से रिलेटेड वर्क करेगा। तो आपने ये जनरेशन टू जनरेशन वर्क लोगों को ट्रांसफ़र कर दी। इस तरीके से जो उनका फंक्शनल यूनिट था किसी एक जनरेशन का, वो दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो गया। तो वो फंक्शनल जो फंक्शंस था
इंडिविजुअल ऑफ द वर्ण सिस्टम डिसाइड देयर प्रोफेशंस, क्योंकि उसी आधार पे वो जो कोई भी काम कोई वर्ण सिस्टम में कोई किया करता था, अगर ब्राह्मण पूजा करता है तो वही पूजा की जो क्वालिटी है और टीचिंग वो अपने बच्चे को ट्रांसफ़र कर देता था। तो इस तरीके से वो ऑक्यूपेशन में ये चीज़ें कन्वर्ट हो गई कि यदि आप ब्राह्मण हो तो आप पूजा करोगे, यदि आप इस कास्ट के हो तो ये करोगे, ठीक है। तो ऑन दिस बेसिस बेटर एंड रिस्पेक्टेबल प्रोफेशंस बिलोंग टू अपर कास्ट। तो इसमें जो भी अच्छे प्रोफेशंस माने जाते थे, मतलब काफ़ी रिस्पेक्टेबल उस टाइम पे और जिससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता था, ये अपर सिस्टम को चला गया। और उसके बाद जो डर्टी प्रोफेशंस थे बिलोंग टू द शूद्रास। ओके, जो डर्टी प्रोफेशन कि जैसे किसी की हेल्प करना, नौकरों वाले काम करना, साफ़ सफाई करना, गंदगी को साफ करना, उसके बाद कुछ गलतियां हो जाए तो तुम इसके लिए दोषी हो, तुम अछूत हो, ये सब सारी चीज़ें किसको चली गई? शूद्र को, ठीक है। तो ये ऑक्यूपेशनल थ्योरी बोलती है। आपकी जो लास्ट थ्योरी है ये एवोल्यूशन थ्योरी है। एवोल्यूशन थ्योरी ये बोलती है कि जो कास्ट सिस्टम इंडिया में डेवलप हुआ वो ग्रेजुअली डेवलप हुआ। ये अगर देखें तो इट स्टार्टेड फ्रॉम द फंक्शंस ऑफ द इंडिविजुअल अंडर द वर्ण सिस्टम। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि पहले जो हायरार्की बन गई कि ऊपर ब्राह्मण बैठेंगे, नीचे क्षत्रिय बैठेंगे, उसके नीचे वैश्य, आफ्टर दैट आपके शूद्र बैठेंगे। तो उस हिसाब से हर इंडिविजुअल का एक फंक्शन हो गया कि तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तो उस तरीके से आपका एक वर्ण सिस्टम बना। ग्रेजुअली कन्वर्टेड ब्राह्मण्स माइंड टू सेट देम एज अ सुपीरियर ऑफ द सोसाइटी। इस तरीके से ये समय के संग चलता गया और ब्राह्मण से अपने खुद को सेट कर लिया कि हम सुपीरियर हैं, फिर हम खुद की लिगेसी इस्टेब्लिश करें। इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम सबसे पहले जो क्षत्रिय हैं उनकी लिगेसी इस्टेब्लिश करना चाहिए कि ही इज़ अ ग्रेट रूरल, तभी हम ये पूरे सोसाइटी समाज को बचा पाएगा। ओके, तो ये आगे ये बोलता है कि इट इज़ स्टार्टेड फ्रॉम आर्यंस। जो ये कास्ट सिस्टम है स्टार्टेड हुआ आर्यन से, ये मानते हैं ऐसा हिस्टोरियंस, बट ये एग्जैक्ट उस समय से स्टार्ट हुआ था या नहीं हुआ था इसका कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है, क्योंकि उसके पहले जो चीज़ें हैं आर्यंस के पहले हमारे पास रिटन फॉर्म में नहीं है। अगर हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं तो हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो केवल हम एक जो उसके मटेरियल रिमेंस है उसके बारे में जानते हैं, हमारे पास कोई लिखित एविडेंस नहीं। अगर कुछ है तो वो हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, डिसेफर्ड नहीं कर पाए हैं। ओके, तो इट इज़ स्टार्टेड फ्रॉम आर्यंस एंड ग्रेजुअली वेरी एक्सट्रीम इन द पोस्ट मौर्यास पीरियड। ठीक है, आर्यन से स्टार्ट हुआ और जो पोस्ट मौर्य पीरियड था वो उसमें काफ़ी ये स्ट्रांग हो गया। अगर स्पेशली बात करें तो इन सुंगा डायनेस्टी में जो कास्ट सिस्टम है ये और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, क्योंकि सुंगा जो हैं ये आपके ब्राह्मण्स हुआ करते थे और इन्होंने ब्राह्मण्स को बहुत ज़्यादा माना। तो इस वजह से यहाँ पे आपको कास्ट सिस्टम जो है सुंगा डायनेस्टी में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखेगा। फिर इन द मुगल पीरियड दिस सिस्टम बिकेम वेरी स्ट्रांग। मुगल के टाइम पे भी ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। रीज़न बिंग कि जब आपको जो अपर कास्ट है हिंदू में वो आपको काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर मान रहे हैं, तो यहाँ पे जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो मजबूर हो जाया करते थे कि हम इस्लाम में अपने आप को क्या करें, कन्वर्ट कर लें। तो इससे कहीं ना कहीं एक चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट होती थी कि ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो जाया करता था कि अपर कास्ट वाले खुद को कन्वर्ट करके इस्लाम में चले जा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये फिर एक डिवाइड एंड रूल की तरह काम करने लगा। तो इसी वजह से ये काफ़ी स्ट्रांग रहा मुगल के टाइम पे। एंड ब्रिटिशर जब आए तो ब्रिटिशर ने भारत के कल्चर को काफ़ी अच्छे से समझा और इसका इस्तेमाल किया, यूज़ इट एज अ टूल्स टू डिवाइड एंड रूल इन इंडिया। इसको और अच्छे से बहुत ही खतरनाक तरीके से स्टार्ट किया। जैसा कि आप लोग जो चार्टर एक्ट देखते होंगे 1919 का, 1909 का, उसमें ये देखते होंगे कि आपको ये करते क्या है कि ग्रेजुअल आपको जो रिजर्वेशन ST SC के लिए भी देते हैं। तो इनको समझ में आ जाता है कि अगर हमें डिवाइड एंड रूल को और आगे लेके जाना है, जो कि हमने हिंदू मुस्लिम से स्टार्ट किया, तो हमें क्या करना होगा, जाति की बेसिस पे और इसको स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो वो इस पे इतना भयानक वार करके गए कि जो अभी कास्ट सिस्टम है, हमें इंडिया को आज़ाद हुए लगभग 70 साल से भी ऊपर समय हो चुके हैं, फिर भी हम कास्ट सिस्टम पे बहुत ज़्यादा वार नहीं कर सके हैं और ये आज भी इस तरीके से चल रहा है। तो ये अगर इसको हम एक ढंग से ख़त्म नहीं करते हैं तो आप ये समझिए, हम बात करते हैं डेमोक्रेसी मतलब सबकी स्वतंत्रता, सब स्वतंत्र रहें, और सब स्वतंत्र रहेंगे तो होगा क्या कि इकोनॉमी आपकी बढ़ेगी, क्योंकि पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर्स बढ़ जाएंगे, जो मोबिलिटी ऑफ लेबर्स हैं वो बढ़ जाएंगे। जब ये बढ़ेंगे तो सबका इंटेलेक्चुअल ढंग से काम करेगा और देश ग्रोथ करेगा। तो इसके लिए ये चाहिए कि हमें डेमोक्रेसी अगर लाना है तो हमें कास्ट सिस्टम पे बहुत ही बुरी तरीके से वार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो इसके जो
किस तरीके से ओरिजिन आया कास्ट सिस्टम, इसके लिए जो डिफरेंट थ्योरीज थी उसको हमने देखा। तो यहाँ से हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोग्राम में पहले पार्ट को ख़त्म करते हैं और मिलेंगे कास्ट सिस्टम के अगले पार्ट में। ओके, थैंक यू।